नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेनी सीमा से सटे रूसी शहरों पर 2 धमाके। क्या होगा पुतिन का अगला कदम, ये आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र पाकिस्तान का, पाक में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना सही या गलत, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर बंदीपुरा में लश्कर ए तैयबा के मॉड्यूल का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चीन से संबंध रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश, 8 किए गए गिरफ्तार। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रक्षा संबंधों को मजबूत करने 3 दिन के दौरे पर सिंगापुर पहुंचे सेना प्रमुख जनरल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेनी सीमा से सटे रूसी शहर पर 2 धमाके। अब क्या होगा पुतिन का अगला कदम? जी दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने अब नया मोड़ ले लिया है। रविवार को यूक्रेन सीमा के पास रूसी शहर बेलगोरोड में 2 धमाकों की आवाज सुनी गई और हालांकि इस विस्फोट के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। बेलगोरोड में विस्फोट की इस ताजा घटना से 2 दिन पहले यहां ईंधन डिपो पर एयर स्ट्राइक हुई थी। रूस की धरती पर 3 दिनों के भीतर 2 हमलों में से दुनिया भर की नजरें अब पुतिन के अगले कदम पर ठहर गई है। रविवार को 2 प्रत्यक्षदर्शियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि रूसी शहर बेलगोरोड में 2 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ये शहर यूक्रेन की सीमा से लगता है और इस विस्फोट के पीछे के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करना सही या गलत, सुप्रीम कोर्ट जल्द करेगा सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच का सुप्रीम कोर्ट ने गठन किया है और ऐसे में कह सकते हैं कि अभी पाकिस्तान में सियासी घमासान जारी रहेगा। पाकिस्तान की सभी सियासी हलचलों के लिए आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही बड़ी खबर आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंदीपुरा में लश्कर ए तैयबा के मॉड्यूल का भंडाफोड़, 5 किए गए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में लश्कर ए तैयबा के 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया और आतंकियों के बीच 5 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी पुलिस ने रविवार को दी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि एक विशिष्ट सूचना के आधार पर पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर उत्तरी कश्मीर जिले में आतंकवादियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने उनकी पहचान भी कर ली है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि वो जिले में सक्रिय आतंकवादियों को मोबाइल सिम कार्ड और रसद सहायता प्रदान करने में शामिल थे। प्रवक्ता ने कहा कि कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है। एक अन्य घटना में पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर बांदीपुरा के राख हाजिन इलाके में एक जांच चौकी पर आतंकवादियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन से संबंध रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश, 8 किए गए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने चीन के नागरिकों से सीधा संबंध रखने वाले धोखेबाजों और वसूली करने वालों के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह संगठित स्तर पर करोड़ों रुपए की उगाही कर चुका है और दिल्ली पुलिस उपायुक्त केपीएस मल्होत्रा ने रविवार को IANS को बताया कि इस गिरोह में शामिल 8 लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में एक भारतीय नागरिक भी है। आपको बता दें कि गहन तकनीकी विश्लेषण से पता चला है कि ये गिरोह पीड़ितों के फोन को हैक करके उनके व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बना लेता है। इसके बाद वो इसकी व्यक्तिगत डाटा के आधार पर वसूली करते हैं। यहाँ तक कि इस गिरोह ने महिलाओं को भी निशाना बनाया है। ये महिलाओं की तस्वीरों को मॉर्फ करके उनसे भी वसूली करते थे। डीसीपी मल्होत्रा ने कहा कि आधिकारिक तौर पर पता चला है कि इस तरह की धोखाधड़ी और रंगदारी से 8.25 करोड़ रुपए वसूले गए, जो एक आरोपी के खाते में मिले हैं और ऐसे 25 अन्य खातों की पहचान की गई है। उन्होंने बताया कि ये गिरोह जिस एप्लीकेशन के जरिए मोबाइल फोन को हैक करता था और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो मनी लॉन्ड्री हो रही थी, उसका मास्टरमाइंड चीन का है और इस गिरोह द्वारा उगाही किए गए पैसे क्रिप्टो के माध्यम से चीन, हांगकांग और दुबई में चीन के नागरिकों के खाते से भेजे जाते थे। विभिन्न देशों से ऑपरेट करने वाले चीन के
3 नागरिकों को चिन्हित किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा संबंधों को मजबूत करने 3 दिन के दौरे पर सिंगापुर पहुंच रहे हैं सेना प्रमुख जनरल मनोज एम नरवणे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सेना प्रमुख जनरल मनोज एम नरवणे 4 से 6 अप्रैल तक अपने 3 दिन के दौरे पर सिंगापुर पहुंचे हैं और 4 अप्रैल को सेना प्रमुख जनरल मनोज एम नरवणे क्रांति युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे। साथ ही सेना प्रमुख भारत सिंगापुर रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा के लिए सिंगापुर के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि सेना प्रमुख का रक्षा मंत्री सिंगापुर सेना प्रमुख और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों से मिलने का कार्यक्रम है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि आपको बता दें कि सदन में अखिलेश यादव के बगल में बैठेंगे शिवपाल यादव। डिप्टी स्पीकर बनाने का दाव चल सकती है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, शिवपाल यादव की भाजपा से बढ़ती नजदीकी उन्हें यूपी विधानसभा में विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा सकती है। ऐसा हुआ तो शिवपाल सदन में अपने भतीजे व नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के नजदीक ही बैठेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा उपाध्यक्ष की सीट सदन में ठीक नेता प्रतिपक्ष के बगल में ही होती है। शिवपाल यादव 6 बार के विधायक हैं और उनकी अखिलेश यादव से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सपा उन्हें अपना विधायक से ज्यादा सहयोगी दल प्रसपा का अध्यक्ष मानती है और वहीं शिवपाल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना, सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करने से उनके भाजपा के साथ जाने के संकेत मिल रहे हैं। उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने व उनकी सीट जसवंत नगर पर उपचुनाव में बेटे आदित्य यादव को उतारने की चर्चाएं हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा के रणनीतिकारों के पास राज्यसभा के अलावा उपाध्यक्ष बनाने का भी विकल्प है। विधानसभा में इस बार अखिलेश यादव ने बतौर नेता प्रतिपक्ष आक्रामक तेवर के संकेत दे दिए हैं। ऐसे में विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर शिवपाल को बिठाकर भाजपा सपा प्रमुख पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर बढ़त हासिल करने की कोशिश करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 6 अप्रैल को पीएम मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जी हाँ दोस्तों, ये सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंधन किए जा रहे हैं कि 6 अप्रैल यानी भाजपा के स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचे। चूंकि हाल के राज्य विधानसभा चुनावों में जीत के बाद राज्य भाजपा के लिए ये पहला कार्यक्रम होगा, इसलिए पार्टी अपने अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भाजपा कार्यालयों में विशेष LED स्क्रीन लगाई जा रही है और पार्टी संगठन के ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम के प्रसारण को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है। पार्टी का स्थापना दिवस पूरे देश में भाजपा द्वारा मनाए जाने वाले 6 वार्षिक कार्यक्रमों में से पहला इस वर्ष एक मेगा शो होगा। स्थापना दिवस के अलावा पार्टी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को समृद्ध दिवस के रूप में भी मनाएगी ताकि सामाजिक समावेश को प्राप्त करने की अपनी पहल को उजागर किया जा सके। स्थापना दिवस के बाद के पूरे सप्ताह को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी के हर मंत्री के पास होगा जिले का प्रभार, नोडल अफसर होंगे तैनात, बीजेपी का मिशन 2024 पर फोकस। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कामकाज को लेकर सख्त रवैया बना रखा है। इस बीच योगी सरकार का पूरा फोकस साल 2024 पर है। इसके लिए विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए सरकार ने एक फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके तहत मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा जाएगा। वहीं नोडल अफसरों का भी नए सिरे से चयन किया जाएगा। यूपी में 100 दिनों में 10,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी और सीएम योगी का ये बड़ा ऐलान हो चुका है। बता दें कि सरकारी कामकाज को रफ्तार देने के लिए जिले में जल्द ही मंत्री और अफसरों की तैनाती की जाएगी। और वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार की नई कैबिनेट में अब तक 52 मंत्री नियुक्त किए जा चुके हैं। जिलों की संख्या 75 है और ऐसे में कुछ मंत्री 1 से अधिक जिलों के प्रभारी बनाए जा सकते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूसी सैनिकों की नई चाल, माइन बिछाकर खाली कर रहे यूक्रेन के इलाके। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के उत्तरी इलाके से पीछे हट रहे रूसी सैनिकों की नई चाल सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के सैनिक यूक्रेन के इलाके को खाली करते समय वहां माइन बिछा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने कीव के नजदीक रूसी कब्जे वाले 30 गांव और कस्बों को छुड़ा लिया है। बता दें कि पिछले सप्ताह रूस ने ऐलान किया था कि वो जंग के दौरान पूर्वी यूक्रेन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तरी इलाके कीव और चेर्निहाइव से सेना कम करेगी। एजेंसी के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने शनिवार को वीडियो जारी कर कहा कि दुश्मन हमारे देश के उत्तरी इलाके छोड़कर जा रहे हैं। ये प्रक्रिया धीमी जरूर है लेकिन इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कुछ जगहों पर रूस के सैनिकों को खदेड़ कर बाहर किया जा रहा है।
तो कुछ इलाकों वो खुद ही छोड़ दे रहे हैं। दोस्तों, जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूसी सैनिक घरों, सामानों और यहाँ तक कि लोगों के शवों के पास भी मान बिछा कर जा रहे हैं। वहीं चेर्निहाइव के गवर्नर ने जेलेंस्की के दावों को दोहराया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति ने भंग की संसद, 90 दिनों के अंदर होंगे चुनाव। पाकिस्तान में बड़ा सियासी भूचाल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की संसद ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके बाद इमरान खान ने देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का फैसला सही है। वहीं संसद भंग होने के बाद अब 90 दिन के भीतर चुनाव होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद को भंग कर दिया। कहा जा रहा है कि 90 दिनों के अंदर अब वहां पर चुनाव होंगे। इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं स्पीकर के फैसले पर पाकिस्तान को बधाई देता हूं और अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ एक विरोध साजिश थी। पाकिस्तान को तय करना चाहिए कि उन पर कौन शासन करे। किसी भी विदेशी ताकत को ये तय करने का हक नहीं है। मैंने राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने के लिए कहा है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए। मैं पाकिस्तान के लोगों से चुनाव की तैयारी करने का आह्वान करता हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के सबसे वरिष्ठ सांसद ने की पीएम मोदी की प्रशंसा। कहा, रूस यूएस के बीच कर रहे शांति लाने का प्रयास। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की एक शीर्ष सांसद ने यूक्रेन पर अमेरिका और रूस के बीच शांति कायम करने के प्रयासों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। साथ ही उम्मीद जताई कि उनके प्रयास क्षेत्र में शांति बहाल करने में मददगार होंगे। मोदी ने शुक्रवार को भारत की यात्रा पर आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से कहा था कि भारत यूक्रेन संकट का हल करने के लिए शांति प्रयासों में किसी भी तरीके के योगदान देने के लिए तैयार है और उन्होंने युद्धरत देश में हिंसा पर तत्काल रोक लगाने का आह्वान किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोकल फॉर लोकल और चीनी सामान के बहिष्कार का दिख रहा है असर। चीनी खिलौनों के आयात में 50% की गिरावट। जहां दोस्तों, चीनी सामानों की भारतीय बाजार में बाढ़ के बाद भारत सरकार आयात शुल्क में वृद्धि कर इस प्रवाह को रोकने का प्रयास कर रही है। चीनी सामानों की भारतीय बाजार में बढ़ती उपस्थिति से घरेलू कारोबारियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसे में भारत सरकार लगातार लोगों से स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का आह्वान कर रही है। लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच जारी गतिरोध के बीच भारत में आम लोगों के मध्य भी चीनी उत्पादों के प्रति रोष व उनका बहिष्कार देखने को मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल के नारे का अब असर होता दिख रहा है। दरअसल चीन से भारत में आयात होने वाली वस्तुओं में से एक बड़ा हिस्सा खिलौने का है और सरकार व आम लोगों के प्रयास से इसे तगड़ी चोट पहुंचाई गई है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2018-19 में भारत ने 45.7 करोड़ डॉलर के चीनी खिलौना का आयात किया था, लेकिन 2021-22 तक चीनी खिलौनों का आयात घटकर 20.6 करोड़ डॉलर रह गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन के शंघाई में खौफनाक हालात। ब्रिटेन में एक सप्ताह में 5 लाख केस। अन्य देशों के हाल भी आपको बताएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हों, लेकिन कई अन्य देशों में ये फिर से तबाही मचाने लगा है। ग्लोबल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार चीन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई ऐसे देश हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। जानते हैं इन देशों में कोरोना से किस तरह के हालात हैं। चीन में आए दिन कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,146 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो करीब 2 साल पहले पहली लहर के चरम के बाद से सबसे अधिक है। शंघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 8,226 केस दर्ज किए गए हैं। देश के कई प्रांतों में बेहद ही खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल गया है, जिससे लोगों के बीच एक बार दहशत का माहौल फिर से बन गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि चीनी प्रशासन ने देश की वित्तीय राजधानी शंघाई में लॉकडाउन लगा दिया है और इस दौरान लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है। बाहर निकलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और इतना ही नहीं, शहर में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ गई हैं। विदेशों को निर्यात किए जाने वाले सामानों की सप्लाई रोक दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोहन भागवत ने कश्मीरी हिंदुओं को किया संबोधित। बोले, इस बार ऐसा बसना है कि फिर कोई उजाड़ ना सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने रविवार को नवरेह महोत्सव के मौके पर कश्मीरी हिंदू समुदाय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। 1 से 3 अप्रैल तक जम्मू में संजीवनी शारदा केंद्र की तरफ से
3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तीसरे दिन सरसंघ संचालक ने कश्मीर हिंदू समुदाय को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान कश्मीरी हिंदू समुदाय को नवरेह के शुभ त्योहार पर अपनी मातृभूमि में लौटने के लिए प्रोत्साहित किया गया और इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि अब संकल्प पूर्ति का समय नजदीक है। अब की बार अपनी मातृभूमि में ऐसे बसना है कि फिर कोई उजाड़ न सके, सभी के साथ मिलजुल कर रहना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बूथ की बैठक से देवभूमि में चुनावी शंखनाद करेंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जी हां दोस्तों, 4 राज्यों में मिली जीत के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में पार्टी की सबसे छोटी इकाई बूथ की बैठक में देवभूमि में चुनावी शंखनाद करेंगे। इसके बाद एक मंडल की भी बैठक लेंगे। हालांकि अभी ये तय नहीं है, लेकिन संभवतः ये पाटवा मंडल में हो सकता है, क्योंकि नड्डा पाटवा के रास्ते ही हिमाचल जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। प्रदेश में राज की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी, कल के लिए गाइडलाइन कर दी गई तय। जी हां दोस्तों, जिले के सवाई माधोपुर दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एसटी मोर्चा के सम्मेलन के बाद भरतपुर संभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और नड्डा के साथ इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और भरतपुर संभाग के तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। इस बीच 2023 को लेकर के पार्टी की तरफ से गाइडलाइन तय की गई है कि किस तरह से पार्टी पूर्वी राजस्थान में काम करेगी, किस तरह जनता तक पहुंचेगी, बीजेपी के अभियान पन्ना प्रमुख की भूमिका और किस तरह पन्ना प्रमुख अपना काम करेंगे। 2023 को लेकर विशेष लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है। जेपी नड्डा ने भरतपुर संभाग के बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी ने 42 साल बाद मोदी शाह की अगुवाई में बनाया नया रिकॉर्ड, 8 साल में 46 सांसद जोड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी शाह राज में राज्यसभा में पहली बार बीजेपी ने सेंचुरी मारी है। उच्च सदन में बीजेपी ने रिकॉर्ड कायम करते हुए अपने सांसदों की संख्या 101 कर ली है। 2004 के बाद ज़्यादा तेजी आई और इस दौरान पार्टी ने 46 सांसद जोड़े। गौरतलब है कि 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की नींव रखी गई थी और पार्टी ने 42 साल का सफर तय करते हुए राज्यसभा में ये उपलब्धि हासिल की। इससे पहले कांग्रेस ने ये जादुई आंकड़ा 1988 में टच किया था और महज 2 साल शिखर पर रही थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवपाल यादव का साथ मिला तो यादव वोट बैंक में सेंध लगा सकती है भाजपा, अखिलेश यादव को लगेगा बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के रवैये से आहत विधायक शिवपाल सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को भी पार्टी कार्यालय में प्रसपा से जुड़े वरिष्ठ नेताओं के साथ मंत्रणा की। हालांकि भाजपा में जाने के सवाल पर चुप रहे। उन्होंने कहा कि अगले कदम के बारे में जल्द ही घोषणा करेंगे। अगर शिवपाल भाजपा में शामिल होते हैं तो यह अखिलेश व सपा के लिए बड़ा झटका होगा। साथ ही मिशन 2024 के तहत यादव वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी भाजपा का ये बड़ा कदम होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूसरे कार्यकाल में पहली बार बनारस में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। कहा शिकायतों के निस्तारण में टाल मटोल बंद करें अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनने के बाद पहले बनारस दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़े तेवर में दिखे। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने का निर्देश दिया। कहा कि IGRS पोर्टल पर शिकायतों का त्वरित निस्तारण जरूरी है, इसमें किसी प्रकार का टाल मटोल बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस के अंदर घुसकर हमला करना यूक्रेन को पड़ेगा भारी, पुतिन के करीबी ने दे दी बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, रूस ने दावा किया है कि यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने सीमा पार करके उनके इलाके में एक पेट्रोलियम डिपो को हमला किया है और इस हमले के कारण पेट्रोलियम डिपो में भयंकर आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। यह हमला रूसी सीमा में लगभग 40 किलोमीटर अंदर स्थित बेलगोरेड शहर के नजदीक किया गया है और हमले के बाद रूस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इससे दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनती हैं। उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि इस हमले में उसकी सेना का कोई हाथ नहीं है। कुछ दिन पहले ही यूरोपीय देशों ने चेतावनी देते हुए कहा था कि रूस अपने आक्रमण को सही ठहराने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक्सपर्ट्स का दावा, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे इमरान खान। कहा यूएस को किया नाराज, रूस से भी
कुछ नहीं मिला। जहाँ दोस्तों इमरान खान खुद तो सियासी संकटों का सामना कर ही रहे हैं, उन्होंने अपने देश यानी पाकिस्तान के खिलाफ भी साजिश रच दी है, ऐसे विशेषज्ञों का मानना है। उनका कहना है कि पीएम इमरान खान के कार्यों ने आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को मुश्किल की स्थिति में डाल दिया है। इसका कारण है कि अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं। हाल ही में मॉस्को की यात्रा के बावजूद प्रधानमंत्री रूस का भरोसा जीतने में सफल नहीं हुए। शनिवार को लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान कश्मीरी नेता शब्बीर चौधरी के साथ बातचीत में भारत और पाकिस्तान की भू राजनीतिक स्थिति के एक विशेषज्ञ ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के असली चेहरे पर प्रकाश डाला।